हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। हमने लास्ट वन शॉट वीडियो में डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट, और अब मैं लेकर आया हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। जी हाँ, जो कि एक बच्चों के लिए थोड़ा टफ चैप्टर पड़ता है। उनको लगता है कि सर हम एडजस्टमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है। हमें उनके डबल इफेक्ट नहीं आते, डुअल इफेक्ट इन द सेंस कि हर एक एडजस्टमेंट का डुअल इफेक्ट होता है। वो ट्रेडिंग पीएनएल को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ बैलेंस शीट को भी अफेक्ट करता है। तो इन सारे एडजस्टमेंट को लेकर मैं आया हूँ इस वन शॉट वीडियो में, जिसमें हम सारे एडजस्टमेंट देखेंगे और साथ ही साथ एक क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो बगैर किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अंत में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा कि नीड क्या है फॉर एडजस्टमेंट, क्यों ज़रूरत है एडजस्टमेंट करने की। क्या कभी आपने देखा है कि ऐसा हो सकता है कि हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को कोई भी चीज़ ना आउटस्टैंडिंग रही हो, ना एक्रूड हो, ना एडवांस हो, ना प्रीपेड हो? ऐसा हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके एडजस्टमेंट करने होते हैं 31 मार्च को, या कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में पेंडिंग रह जाती हैं, या हम कह सकते हैं कुछ खर्चों का पेमेंट करना रह जाता है। जैसे सपोज करो 1 मार्च टू 31 मार्च की जो सैलरी है वो एम्प्लॉय को डेफिनेटली हम अप्रैल में देंगे। कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती है जिनका पेमेंट हम एडवांस में कर चुके हैं, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में यूटिलाइज होंगी। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट को करना कंपलसरी होता है। यानी कि जो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एडजस्टमेंट जरूर होंगे। यानी हमने लास्ट चैप्टर जो देखा है विदाउट एडजस्टमेंट, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। स्टूडेंट को वो आसान जरूर लगता है, सर हमसे वो बन जाता है, बट ये नहीं बनता। वो वाला चैप्टर जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है वो ये है। तो सबसे पहले नीड की मैं बात करूं तो टू असर्टेन दी ट्रू नेट प्रॉफिट। अगर आपको नेट प्रॉफिट, ट्रू नेट प्रॉफिट अगर असर्टेन करना है ना, तो भाई आपको एडजस्टमेंट करने ही पड़ेंगे। दूसरा, असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। एक्चुअल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड और एडवांस इनकम्स, वो सारी चीज़ों को भी तो बैलेंस शीट में दिखाना होता है ना। तो वो सारी चीज़ें जब हम एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे तभी पॉसिबल है। टू मेक रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। अगर कोई चीज़ छूट गई है बुक्स ऑफ अकाउंट में, जो हमने एडजस्टमेंट एंट्री देखी है या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का जो चैप्टर पढ़ा होगा, तो ऑल एडजस्टमेंट एंट्री पास through this chapter. Next, to make the records of such expenses which have accrued but have not been paid. यानी जो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं लेकिन पे नहीं किए गए, उनका ट्रीटमेंट अगर उनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर्ली लेके जाना है तो ये चैप्टर आपको करना ही पड़ेगा। एंड टू मेक द रिकॉर्ड्स ऑफ सच इनकम्स विच हैव अक्रूड बट हैव नॉट बीन रिसीव्ड, यानी कि इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, तो उनके सारे इस तरीके के हम एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने वाले हैं। वन बाय वन मैं यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट का आपको ट्रीटमेंट दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग पी&एल के साथ साथ बैलेंस शीट में उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर मैंने आपको दिए, लगभग ये सारे एडजस्टमेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन हम सारे एडजस्टमेंट को देखेंगे, जिसमें सबसे कॉमन एडजस्टमेंट ये आपने लास्ट टाइम देख लिया होगा। विदाउट एडजस्टमेंट में भी ये रहता था, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा रहता है अक्सर, और जब वो बाहर लिखा रहता है तो उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड लेकर जाते हैं। जैसे दो इफेक्ट हमने वहां दिखाए थे, ऐसे हर एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट अब दो जगह जाने वाला है। कौन सी जगह कौन सा इफेक्ट जाएगा उसके लिए डोंट वरी, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि हर ट्रीटमेंट की एंट्री क्या होगी और उसका इफेक्ट कैसे फाइनेंशियल अकाउंट में यानी फाइनल अकाउंट्स में दिखेगा। तो यहाँ पर कौन कौन से एडजस्टमेंट हम देखने वाले हैं इसके अलावा, क्लोजिंग स्टॉक के अलावा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एक्रूड इनकम, अर्नड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर होगा तो बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। बच्चों को बहुत रोना आता है, मैं आपको इतना सिंपल तरीके से बता दूंगा गाइस, आपको कभी भी ये प्रोविजन नाम का जो टॉपिक है ना, एडजस्टमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डर ही खत्म हो जाएगा आपका। भले ये वन शॉट वीडियो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। ये चैप्टर आपका अब सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा एग्जाम में, जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसी चैप्टर से आएगा, और वो आपका पक्का होने वाला है आज। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, एबनॉर्मल लॉस, चैरिटी in the form of goods, good distributed as free sample, drawing in goods, managers commission, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तो ये सारे एडजस्टमेंट हैं, वन बाय वन हम इनके इफेक्ट्स देखेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं क्लोजिंग स्टॉक। तो भाई जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, उस क्लोजिंग स्टॉक को आपने इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी देख लिया है कि इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लेकर जाते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। और दूसरा, इसका पी&एल में कोई इफेक्ट नहीं आता, नो इफेक्ट इन पी&एल, ना तो डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड। दूसरा हमारा बैलेंस शीट में कहां पर आता है,
क्लोजिंग स्टॉक एज करंट एसेट्स हम उसको यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो इसके डबल इफेक्ट ये होते हैं। अगर आप इसकी एंट्री देखो तो इसकी एंट्री यही होती है, एडजस्टमेंट एंट्री, जो भी क्लोजिंग स्टॉक है टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये हमारा एक एसेट्स होता है। ये एंट्री की वजह से क्लोजिंग स्टॉक को हम एसेट साइड लेके जाते हैं, डेबिट बैलेंस, एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाता है ड्यू टू क्लोजिंग स्टॉक। ये तो बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट, ऑलरेडी आप देख चुके हो। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमारा सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया खर्चे, यानी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। इनको हम क्या बोलते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो क्या हो चुके हैं, ड्यू हो चुके हैं, एक्रू हो चुके हैं, लेकिन उनको पे नहीं किया गया। सबसे पहले मैं इसकी अगर जर्नल एंट्री देखूं तो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री होती थी इसकी, जो भी एक्सपेंसेस होता था, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है विदाउट एडजस्टमेंट में। कहाँ आते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं पीएनएल में। तो एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारी जो लाइबिलिटी है, अगर मैं लाइबिलिटी को देखूं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। ये दोनों को अब किस तरीके से हम ट्रीट करेंगे? जो भी एक्सपेंसेस होगा, अगर वो डायरेक्ट नेचर का खर्चा हुआ, सपोज वेजेस हुई, हमको क्या करना है? वेजेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग वेजेस को ऐड कर देना है। अगर वो डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट खर्चा हुआ, सपोज करो सैलरी हुई, तो हम क्या करेंगे? सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी को ऐड कर देंगे, ठीक है? क्योंकि इसकी जो दूसरी राइट ऑफ की एंट्री होगी वो यही होगी, जो भी इसका जो पीएनएल में इफेक्ट आना है, ट्रेडिंग में इफेक्ट आना है, टू एक्सपेंसेस, ये राइट ऑफ हो जाएगा। और ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये हमारी लाइबिलिटी होगा। बैलेंस शीट में कौन सी जगह पर आएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से यहां पर आ जाएगा। यानी आपको दो चीजें ध्यान देनी है कि डायरेक्ट नेचर का खर्चा है या इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है। डायरेक्ट नेचर का खर्चा है तो आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग, एंड अगर इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है तो वो पीएनएल के रिस्पेक्टिव जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा उसमें ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, तो वो खर्चों को बढ़ाएगा, यानी कि आपको ये इफेक्ट याद रखने। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्या है? थर्ड नंबर का हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने नॉर्मली एडवांस में पे कर दिए होते हैं, उनको हम मंथली नहीं पे कर सकते। सबसे कॉमन एग्जांपल है इसका इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मली आप देखोगे 1 साल का ही होता है। अब भाई जरूरी तो नहीं कि हम 1 अप्रैल को कराएं इंश्योरेंस और वो 31 मार्च तक वैलिड रहे, अगले साल फिर 1 अप्रैल को कराएं। इंश्योरेंस तो कभी भी कराया जा सकता है, जब भी इंश्योरेंस कराया होगा वहां से 365 डेज के लिए वो वैलिड रहता है। तो नॉर्मली सबसे कॉमन एक एक्सपेंसेस जो प्रीपेड होता ही होता है वो होता है इंश्योरेंस। बाकी होने को सैलरी भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकता है, बट नॉर्मली आपको इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड दिखेगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम ट्रेडिंग अकाउंट में तो आता नहीं है, लेकिन अगर कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हुआ, अगर जो डायरेक्ट नेचर का है, तो जो भी सपोज वेजेस अगर प्रीपेड हुई, तो पहले तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट्स को जन्म देता है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एक एसेट है, और एसेट जब बढ़ती है तो क्या होता है? डेबिट होता है। और साथ में इस चीज की वजह से एक्सपेंसेस को क्या कर दिया जाता है? जो भी एक्सपेंसेस होता है उसको कम कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से आप देखो यहां से आपकी प्रीपेड जो भी एक्सपेंसेस होगा, यानी कि मैं जरूरी नहीं कि वेजेस ही, एक्सपेंसेस में से प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा। अगर डायरेक्ट नेचर का खर्चा होता है तो जो भी एक्सपेंसेस होगा, एक्सपेंसेस में से क्या होगा? प्रीपेड माइनस हो जाएगा, और ये हमारा एसेट है। तो यहां पर बैलेंस शीट में एज अ प्रीपेड एक्सपेंसेस आप इसको शो करोगे। ये हो गया आपके डुअल इफेक्ट। मैं यहां पर दोनों को साथ में लेके क्यों चल रहा हूं? क्योंकि एक्सपेंसेस में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में, इन दोनों में से किसी एक जगह पे इफेक्ट जाएगा। जैसे सपोज वेजेस प्रीपेड है, तो वेजेस में प्रीपेड माइनस होगा, एंड एसेट साइड दिखाया जाएगा। अगर हमारा सैलरी प्रीपेड है तो सैलरी में से प्रीपेड माइनस होगा और एसेट साइड दिखाया जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रीटमेंट। अगला है एक्रूड इनकम। फोर्थ आइटम हमारा एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम में क्या होता है? हमारा एक्रूड इनकम हमारी एसेट्स होती है। भाई जो भी हमारी एक्रूड इनकम है वो हमारी एसेट्स होती है। टू इनकम, सपोज हमारा कमीशन एक्रूड है तो हम एंट्री क्या करेंगे? एक्रूड कमीशन टू कमीशन। अब यहां पर हमारा एक्रूड इनकम एसेट है, तो सबसे पहले अगर बैलेंस शीट की बात करूं तो जो भी हमारी एक्रूड इनकम होंगी वो एसेट साइड आ जाएंगे। और अगर इनडायरेक्ट नेचर की कोई इनकम है, वैसे डायरेक्ट नेचर का तो सिर्फ सेल्स होता है, तो सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट नेचर, जैसे सपोज करिए कमीशन नाम की चीज है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन दे रखी है कि कमीशन रिसीव, बट सम कमीशन जो येट टू बी रिसीव है, तो एक्रूड कमीशन को आपको क्या करना है? इसमें प्लस कर देना है, और फाइनल अमाउंट को यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा है, ठीक है? तो आपकी जो एंट्री होती है एक्रूड इनकम टू इनकम, उसकी वजह से ये डुअल इफेक्ट आपने देख लिया। दो चीजें जरूर इफेक्ट होंगी। अर्नड इनकम यानी कि एडवांस इनकम, इसको एडवांस इनकम भी बोला जाता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
अब इसकी एंट्री क्या होगी, अगर एडजस्टमेंट एंट्री की जाए तो इनकम जब एडवांस रिसीव हो जाती है तो हमको इनकम को कम करना होता है, तो उसका एंट्री होगा इनकम टू एडवांस इनकम। ये हमारी लाइबिलिटी होती है। जब लाइबिलिटी बढ़ेगी, व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीज देन वो क्या होती है, क्रेडिट। तो सबसे पहले तो बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट जाएगा, एडवांस इनकम को हम लाइबिलिटी साइड शो करेंगे, और जो भी हमारी इनकम होगी, सपोज कमीशन है, अगर मुझे एडवांस में रिसीव हो जाता है, या चलो दूसरे कोई इनकम ले लेते हैं, दूसरी कोई इनकम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, रेंट। हमें रेंट रिसीव हुआ था और इस रेंट रिसीव में कुछ एडवांस रेंट हमको मिला हुआ है, एडवांस रेंट मिल गया, तो वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कुछ भी हो सकता है, कमीशन रिसीव या रेंट रिसीव। इसके बाद नेक्स्ट अगले एडजस्टमेंट का हम देखते हैं क्या होगा, सिक्स्थ जो कॉमन एडजस्टमेंट है वो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की एंट्री आप लोगों ने पूरे डेप्रिसिएशन चैप्टर में देखा होगा कि व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट्स कम होती है, तो एंट्री क्या करते हैं हम इसकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट होती है, हमारा जो भी एसेट है, चाहे वो मशीनरी हो, प्लांट हो, या जो भी है। अब इसके दो इफेक्ट, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है और सारे के सारे एक इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, नॉन कैश एज वेल। सो हम डेप्रिसिएशन को यहाँ पर P&L में दिखाएंगे जितना भी होगा, और यहाँ पर जो भी एसेट होगी, यानी कि फिक्स एसेट्स पर, फिक्स टेंजिबल एसेट्स पे लगता है ये, तो जो भी हमारी फिक्स एसेट्स होगी लाइक मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, कार वगैरह, उसमें से डेप्रिसिएशन को क्या करना है, आपको माइनस कर देना है। ये भी आपने डेप्रिसिएशन चैप्टर में काफी डिटेल में डिस्कस किया होगा, ये आपका अफेक्ट होगा इसका। ये आपका डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट है बैड डेट्स। जी हाँ, बैड डेट्स ये हमारा 7 नंबर का एडजस्टमेंट है। सो बैड डेट में क्या होगा, अगर मैं बैड डेट्स की बात करूं तो बैड डेट्स डेटर को कम करते हैं। अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं तो एक चीज याद रखना कि ट्रायल बैलेंस में जो भी चीजें दी हैं वो किसी एक ही जगह पर आती हैं, या तो ट्रेडिंग P&L या बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रेडिंग P&L में साथ में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट नेचर के आइटम्स जो होंगे गुड्स रिलेटेड वो सारे ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट नेचर के आइटम्स इनकम और रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेस वो P&L में आएंगे। तो या तो वो ट्रायल बैलेंस का आइटम ट्रेडिंग P&L में से दोनों में से किसी एक में आएगा, और या फिर बैलेंस शीट में आएगा। इसके अलावा वो कहीं दो जगह नहीं जाता। तो ये कौन सा बैड डेट्स होगा, ये नॉर्मली इसको बोला जाता है फर्दर बैड डेट्स। ये फर्दर बैड डेट्स क्या होते हैं, ये वो बैड डेट्स हैं जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन नहीं किए गए। अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट्स मिल जाता है तो इसका क्या करना है, ये फर्दर बैड डेट्स की कैटेगरी में आता है। इसकी वजह से आपको एंट्री क्या करनी है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये हमारे फर्दर बैड डेट्स हैं जो और हो गए। अब इससे क्या होगा, पहली चीज तो अगर हमारे पास बैड डेट्स होंगे तो उसी बैड डेट्स में अगर फर्दर बैड डेट्स हमारे पास होते हैं, शॉर्ट में मैं इसको लिख रहा हूं फर्दर बैड डेट्स, तो उसमें ऐड हो जाएंगे। और बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में डेटर्स से फर्दर बैड डेट्स माइनस करके लिखे जाएंगे। ठीक है, ये इस पर मैं आपको और डिटेल बताने वाला हूं, बट ये फिलहाल में फर्दर बैड डेट्स का ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद अगर ओनली फर्दर बैड डेट्स हैं आपके पास क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, P&L में बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स को ऐड कर देना है। जो ये वाले बैड डेट्स कौन से हैं, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और ये कौन से हैं, जो एडजस्टमेंट में गिवन है। ये सारे एडजस्टमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोविजन बनाने की बात आएगी तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले वाले एडजस्टमेंट को नहीं भूलना है। पहला वाला एडजस्टमेंट क्या था, फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स के बाद आपने जो डेटर्स निकाले हैं, यानी कि डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद प्रोविजन बनाया जाता है। प्रोविजन के लिए आपकी जो एंट्री होती है वो क्या हम एंट्री करते हैं, इसके लिए नॉर्मली आपकी जो एंट्री होती है वो होती है P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, P&L हमारा डेबिट होगा, यानी कि यहां पर हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको कंफ्यूज करती है अक्सर। सर हमारे पास ना, हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस में भी एक प्रोविजन दिया रहता है, फिर हमको क्या करना है, तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। सपोज करिए आपके पास एक ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ट्रायल बैलेंस में यहां पे दे रखा है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर DD 1000 का। यहां पर आपके सामने दिख रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है देखिएगा, डेटर्स दिख रहे हैं हमारे पास 55,000, यहां पर हमारे पास दिख रहा है बैड डेट्स सपोज 5,000, और नीचे इंफॉर्मेशन दी है कि मेक फर्दर बैड डेट्स। सबसे पहले तो हम
फर्दर बैड डेट्स ₹5,000। सेकेंड पॉइंट लिखा है मेक प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट 10%। ठीक है, आपको ये दे रखा है। तीसरा दे रखा है मेक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट 5%। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जो आपको एग्जाम में करने को आ सकती है। अब क्या करना है आपको, बी केयरफुल। आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं जिससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटर्स, डेटर्स हमारे कितने थे, 55,000 के थे। ठीक है, एक काम करते हैं, जस्ट अ सेकंड, हम यहां पर दो चीजें बना लेते हैं। सबसे पहले P&L बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या करना है आपको। आपको क्या करना है, बी केयरफुल। सबसे पहले जो हमारे पास पुराना प्रोविजन है ना, इसको P&L में क्या करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उठा के क्रेडिट मार दो। जितना भी हमारे पास ओल्ड प्रोविजन दे रखा है, ओल्ड प्रोविजन फॉर डीडी, डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स, कितना था, ₹1,000। ये खत्म। मैंने क्या बोला था, ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज दी है वो किसी एक ही जगह पर आएगी। दूसरा, ये बैड डेट्स दे रखा है, इस बैड डेट्स को यहां पे लिखो। ये हमारा ट्रायल बैलेंस का आइटम है। बैड डेट्स कितना दे रखा है, 5,000। फर्दर बैड डेट्स और हो गया। फर्दर बैड डेट्स को मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले, आपको इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा, हम इसको टोटल कितना हो गया, 10,000। इसका काम फिलहाल के लिए P&L के हिसाब से खत्म। अब डेटर्स को जरा ध्यान से देखिएगा। डेटर्स कितने के थे, डेटर्स थे आपके 55,000 के, ट्रायल बैलेंस में 55,000। उसमें से पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करिए। हर एडजस्टमेंट के डुअल इफेक्ट। आपके पास डेटर कितना बचा, 50,000। यहां तक हम इन तीनों चारों चीजों को खत्म कर चुके हैं। ठीक है, प्रोविजन को यहां पे क्रेडिट लिख देना, पुराने प्रोविजन को क्रेडिट मारो P&L में, बैड डेट्स को P&L में डेबिट किया, फर्दर बैड डेट्स को P&L में बैड डेट्स में प्लस किया, माइनस फ्रॉम डेटर। अब सेकंड पॉइंट, मेक अ प्रोविजन फॉर डीडी। अगर ये पॉइंट ऊपर नीचे भी होना तो आपको हमेशा याद रखना है कि पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है, इसके बाद डिस्काउंट। क्योंकि जो बैड डेट्स होते हैं उनके लिए पहले से हटा दो, यानी जो डेट होते हैं, डेटर होते हैं हमारे, डेटर्स की जो कैटेगरी होती है भाई, सबसे पहले तो इसमें हम बात करें तो बैड होते हैं, फिर डाउटफुल होते हैं, बैड एंड डाउटफुल, और इसके बाद लास्ट बचते हैं गुड। इनको हटाओ, फिर डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन बनाओ, और जब ये हट जाए तो जितने भी गुड लोग, जो अच्छे डेटर्स होंगे, वो मांगते हैं डिस्काउंट। तो भैया हम उनसे तो बेहतर है ना, जो पैसा देने आ रहे हैं, वो लोग जो पैसा देने ही नहीं आए उनसे तो बेहतर है, डेफिनेटली बेहतर है। तो पहले इनको हटाना पड़ेगा। अब इनके लिए प्रोविजन बनाना है, तो हमको क्या करना है, पहला इफेक्ट P&L में प्रोविजन फॉर डीडी। अब आपको किस पे प्रोविजन बना रहा है, 55,000 में से 5,000 तो फर्दर बैड डेट्स हो गए। अब जो नेट डेटर बचे थे 50,000, इन पर प्रोविजन बनाना है। 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। एक अफेक्ट यहां पर आ गया। दूसरा अफेक्ट इसमें से माइनस करिए, प्रोविजन फॉर डीडी कितना, 5,000। कितना बचेगा, 45,000। ये भी डबल इफेक्ट हो चुके हैं आपके। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। आपने ये सेकंड नंबर का जो ट्रांजेक्शन है, इसका एक इफेक्ट यहां दिखाया, एक इफेक्ट यहां दिखाया। ये फर्स्ट नंबर वाले का है, ये फर्स्ट, हर चीज के डुअल इफेक्ट। अब ये थर्ड एडजस्टमेंट डिस्काउंट के लिए, इसके लिए फिर मुझे प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तीसरा आइटम, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। जो अच्छे लोग होंगे वो क्या मांगेंगे, डिस्काउंट मांगेंगे। अब हमारे पास नेट डेटर बचे कितने, 45,000। तो 45,000 का 5% कितना होगा, 2250। और इसको यहां से माइनस कर देंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना, 2250। तो 42,750 इज द फाइनल डेटर। ये मैक्सिमम ट्रांजेक्शन है। सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसमें यही करता है कि सर हम ये पुराने प्रोविजन का क्या करें, नए प्रोविजन का क्या करें। वो बुक में ना पुराने में से नया, नए में से पुराना माइनस कर देते हैं। कई बार वो क्रेडिट साइड आ जाता है, कई बार डेबिट साइड आ जाता है। डोंट कंफ्यूज। आपको क्या करना है, पुराने प्रोविजन को क्रेडिट और नए प्रोविजन को डेबिट, बस इतना सा आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है
कि पुराना प्रोविजन डेबिट, पुराना प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा उसको क्या करना है, क्रेडिट, और नया प्रोविजन जो एडजस्टमेंट में दिया होता है उसको क्या कर देना है, डेबिट। कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस खत्म, कहानी खत्म। और सर बैलेंस शीट में डेटर में से कौन सा प्रोविजन माइनस करेंगे, याद रखना हमेशा नया प्रोविजन। कौन सा प्रोविजन, न्यू वाला। इसमें आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा क्योंकि पुराना प्रोविजन ऑलरेडी आपने P&L में क्रेडिट करके उसको खत्म कर दिया है और नए वाले प्रोविजन को आपने एडजस्ट कर लिया है। तो इसीलिए आपके क्वेश्चंस के गड़बड़ होने के चांस नहीं रहेंगे। नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक यही करते हैं कि वो यहीं पर फंस जाते हैं कि कौन सा पुराना, कौन सा नया, कौन सा कहां से कम होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, पुराना प्रोविजन P&L में क्रेडिट कर दो और भूल जाओ क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में केवल है। नए प्रोविजन को डेटर से माइनस करो बैलेंस शीट में और P&L में डेबिट कर दो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट P&L में डेबिट करो और यहां पर क्रेडिट कर दो। दैट्स इट, खत्म हो जाएगी कहानी। जस्ट अ सेकंड। ओके, नेक्स्ट अब आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आपके पास जो भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट होगा उसको यहां पे लिखना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, उसको यहां पर P&L में डेबिट करिए और बैलेंस शीट में डेटर से माइनस कर दीजिए। मैं आपको बता चुका हूं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर भी तो हमको डिस्काउंट दे सकते हैं। अभी तक हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, हमारा जो सप्लायर है वो भी तो हमको डिस्काउंट दे सकता है। तो इसका जो है वो हमारा, ये हमारे लिए बेनिफिट होता है जिससे P&L क्रेडिट होता है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एसेट का काम करेगा। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर टू P&L। ठीक है, अब इसकी वजह से P&L हो जाएगा क्रेडिट। प्रोविजन फॉर भाई डिस्काउंट ऑन, हम भी तो अपने क्रेडिटर से डिस्काउंट मांग सकते हैं और इसको कहां पर, एसेट साइड लिखेंगे। या फिर हम इसको क्रेडिटर से माइनस कर देंगे सीधा। दोनों तरीके हैं। ठीक है, या तो आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट या तो एसेट साइड लिखिए या फिर आप क्रेडिटर से माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। गुड्स जब भी हमने विड्रॉ किया होता है इसकी एंट्री क्या होती है, हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर परचेज क्रेडिट हो रहा है तो सबसे पहली चीज तो परचेज ये गुड्स से रिलेटेड आइटम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी यहां पर परचेज हमने मेंशन किए उसमें से ड्राइंग को आप माइनस कर दीजिए। दूसरी चीज, ड्राइंग बाद में जाके ये कैपिटल से एडजस्ट होती है तो इसकी एंट्री क्या हो जाती है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग। इससे हमारा कैपिटल कम होता है ड्राइंग से, तो इसको हम सीधा सीधा एज अ एडिशनल ड्राइंग या फिर हम यहां से ड्राइंग के नाम से माइनस कर देंगे। बस ये डुअल ट्रीटमेंट हो जाएंगे आपके। ठीक है, P&L में कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि गुड्स रिलेटेड अकाउंट है। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जो अभी मैंने ड्राइंग का ट्रीटमेंट दिखाया है ऑलमोस्ट वही होता है, बट यहां पर एंट्री थोड़ी सी अलग हो जाती है। या तो सैंपल्स अकाउंट या हम इसकी एंट्री करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब परचेज किया तो फिर अगेन ये हमारा जो परचेज होगा उस परचेज में से इसको क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। ठीक है, जो भी हमने सैंपल बांट दिया है या एडवर्टाइजमेंट के नाम से वो यहां से माइनस हो जाएगा। और साथ ही साथ दूसरा हमारा इसका इफेक्ट क्या होगा, ये P&L अकाउंट में टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस में हमारा जो सैंपल है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो गुड्स जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसका एडजस्टमेंट यही होगा, आपको ध्यान रखना है कि भाई गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया आपने एज अ फ्री सैंपल, तो एंट्री हमारी उसकी क्या होनी चाहिए थी, ये हमने कोई भी अगर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम जो नॉर्मल एंट्री करते हैं वो यही एंट्री करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस टू परचेस। अब हमारा जो दो चीजें हो गई इसमें, पहला इफेक्ट क्या चला गया,
परचेज में से सैंपल माइनस हो गया, क्योंकि इसको अगर मैं देखूं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये जो सैंपल है ये पीएनएल में चला जाएगा और परचेज यहां से क्रेडिट हो गया। तो ये पहला इफेक्ट और ये दूसरा इफेक्ट, इससे बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट पड़ने नहीं वाला है। ठीक, नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अक्सर एग्जाम्स में कम चांस रहते हैं, बट 12th में बहुत ज्यादा आता है, 11th में कम आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के लिए एक खर्चा है, इट्स एन एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल, इससे कैपिटल बढ़ता है। अब ये जो खर्चा है ये पीएनएल में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे इन पीएनएल, एंड कैपिटल यानी कि बैलेंस शीट में क्या होगा, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा। हमने प्रोप्राइटर की कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया, फर्म के लिए खर्चा है और इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ये आपकी डुअल इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जस्ट अपोजिट। ठीक है, इट्स जस्ट अपोजिट, इट्स इनकम फॉर द फर्म या ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे लिए, इसकी वजह से कैपिटल कम होती है, तो इसकी एंट्री करते हैं कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पीएनएल में जाएगी तो कहीं ना कहीं ये एंट्री क्या हो जाएगी, एक और एंट्री इसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएनएल। ठीक है, ट्रांसफर होने की, तो यहां पर पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से, और कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से माइनस हो जाएगी, यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैनेजर कमीशन। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो एग्जाम्स में बच्चों को कंफ्यूज करता है। ये 2 स्टेप में सॉल्व किया जाता है। अगर हमारा जो कमीशन है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया है या ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया है, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन दिया है तो इसका मतलब है जो हम जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करने से पहले हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आएगा। कमीशन यानी मैनेजर को जो कमीशन मिलता है वो सेल के ऊपर मिलता है या प्रॉफिट के ऊपर मिलता है। तो नॉर्मली जब प्रॉफिट के ऊपर मिलता है तो प्रॉफिट तब तक नहीं निकल सकता जब तक इसका कमीशन ना निकल जाए। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आता है। अगर उसी का X% दे रखा है, सपोज उसने बोला कि मैनेजर गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो आपको प्रॉफिट फॉर्मूला लगाना है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, कमीशन का नेट प्रॉफिट जो भी आ रहा होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को थोड़ा सा यहां पे देखिएगा आप, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100। कब, जब उन्होंने ये बोला हो कि ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा तो जो प्रॉफिट आंसर होगा हमारा, क्योंकि होगा तो तब भी हमारे पास यही अवेलेबल, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा इनटू रेट। सर यहां पर आफ्टर कमीशन क्यों नहीं लिया, पॉसिबल ही नहीं है ना, कमीशन जब घटाएंगे तभी तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा, और कमीशन तो आया ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसी से काम चलाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो कैलकुलेशन हो गया इसका। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे दिखाना है, ये हमारा पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट के जस्ट ऊपर यहां पर मैनेजर कमीशन के नाम से आएगा, ये हमारा खर्चा होता है। इसकी हाँ एंट्री भी देख लेते हैं, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन हमारे लिए खर्चा है टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर कमीशन पीएनएल में डेबिट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन यहां पर आ जाएगा बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ठीक है, ये आपका मैनेजर कमीशन, 2 ट्रीटमेंट। पहला मैनेजर कमीशन जो वर्किंग नोट से हम कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट से कैलकुलेट करने के बाद यहां लिखेंगे और उसको उसी अमाउंट को यहां पर मेंशन कर देंगे, और इसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। क्लियर, यहां पर हम पहुंच गए। नेक्स्ट, लॉस स्टॉक, ये लास्ट हमारा एडजस्टमेंट है, सेकंड लास्ट कह सकते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक, अगर इंश्योरेंस क्लेम की बात करें, इफ नॉट इंश्योर, अगर वो इंश्योरेंस क्लेम यानी कि इंश्योरेंस क्लेम 0, भाई कोई क्लेम ही नहीं मिला, या हमको देयर इज नो क्लेम और नॉट इंश्योर्ड, अगर इंश्योर्ड नहीं हुआ है तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो इसकी एंट्री क्या होती है मैं समझा देता हूं। लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय थेफ्ट हो सकता है, लॉस जो भी है टू परचेज। इस एंट्री की वजह से ये सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट को अफेक्ट करेगा। यहां पर आपको क्या करना है, परचेज में से लॉस बाय फायर को माइनस कर दो,
लॉस बाय फायर को माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इसकी वजह से अफेक्ट ना हो। ठीक है, एक प्रकार का नॉर्मल लॉस है, आग लग गई या फिर चोर चोरी कर ले गया, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट इम्पैक्ट ना हो, दैट्स वाई हमने परचेस को कम कर दिया है। दूसरा इसका क्या होगा, अभी हमारा गुड्स इंश्योर्ड तो है नहीं, तो कुछ मिलने नहीं वाला। अब यही लॉस P&L अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लॉस बाय फायर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहां पर ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि यहां पर मैंने जीपी को बढ़ा दिया और बाद में जाके जीपी को बढ़ा दिया, नेट इफेक्ट तो जीरो ही हो गया ना, यानी लॉस था तो लॉस हो गया, पहले वो हमारे खर्चे को कम कर लिया हमने और फिर हमने लॉस बाय फायर को यहाँ पे डेबिट कर दिया, क्योंकि इंश्योरेंस तो हमारा था ही नहीं। यानी अगर 8,000 रुपए हमारा यहाँ पर खर्चा कम हो गया था, परचेस में से ये कम करोगे तो आपने क्या कर दिया, एक्सपेंसेस को कम कर दिया ना। कितने से कम कर दिया, सपोज 8,000 रुपीज का अपना लॉस था, तो 8,000 परचेस को कम कर दिया और यहाँ पे 8,000 को बढ़ा दिया, नेट इफेक्ट जीरो। दूसरी चीज, बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा इसका, ठीक है, बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमारा गुड्स इंश्योर्ड है, सपोज करो हमारा लॉस होता है, हमारा गुड्स लॉस होता है 10,000 रुपीज से, और हमको इंश्योरेंस कंपनी 7,000 रुपीज एज अ क्लेम दे देती है। क्या दे देती है, 7,000 क्लेम। तो हमारा नेट लॉस कितना हुआ, नेट लॉस तो सिर्फ 3,000 का ही हुआ ना। तो हम एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर टू परचेस, कितने से, 10,000 रुपीज से। ये तो पहली एंट्री हो जाएगी जैसे ही गुड्स हमारा लॉस बाय फायर हुआ। तो यहां पर आपको लिखना है जो परचेज होगा, ताकि जीपी इंपैक्ट ना हो, माइनस लॉस बाय फायर। ठीक है, यहां से हमने 10 के माइनस कर लिया, सपोज ये 90 के था, हमने 10 के माइनस कर लिया, इसको 80 के लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा, आपका नेट लॉस कितना हुआ है, 10,000 का लॉस हुआ, 7,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, तो आपका नेट लॉस तो 3,000 का ही हुआ ना। तो इसको लिखेंगे लॉस बाय फायर, नेट कितने का लॉस हुआ, नेट लॉस देखा जाए तो हमारा 3,000 का हुआ। भाई 10,000 का गुड्स में आग लगी और आपको 7,000 कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम दे दिया या एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका तो नेट लॉस तो 3,000 का ही हुआ, तो P&L में जाएगा 3। और जो 7,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाले हैं, इसको हम यहां पर इंश्योरेंस क्लेम या फिर इंश्योरेंस कंपनी के नाम से लिख देंगे, कितना, 7,000। 3 इफेक्ट। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो पहली चीज आपका इसका गुड्स को अकाउंट, गुड्स अकाउंट होने की वजह से गुड्स को इंपैक्ट कर रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट को। दूसरी चीज, ये हमारा फाइनली यहां पर हमारे P&L को अफेक्ट कर रहा है 3,000 से, क्योंकि ये हमारा एक्चुअल लॉस हो गया है P&L अकाउंट में इनडायरेक्ट नेचर का, यानी 10,000 में से 7,000 तो हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे, लेकिन 3,000 हमारा फालतू का नुकसान हो गया। तो यहां पर हमने जीपी को इंपैक्ट ना हो, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 10,000 माइनस किया था, और यहाँ पे 3,000 हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये इरिकवरेबल अमाउंट है विच इज नॉट रिकवर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इतना होने के बाद ये आपने ऑलमोस्ट सभी एडजस्टमेंट आपने यहाँ पर देख लिए। इतने एडजस्टमेंट अगर आपने कर लिए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ Elvish Yadav prepare the trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2024 and balance sheet as at that date। ठीक है, तो ये सबसे पहले एडजस्टमेंट है। अब मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका क्या है, मैंने अलग अलग बच्चों की अलग अलग थ्योरीज देखी हैं, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एडजस्टमेंट हो गया है, कौन सा नहीं हो गया है। तो इसका एक मूल मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जो होंगे, जहां जहां होंगे, उन दोनों इफेक्ट्स को आप दिखाओ। यानी ट्रेडिंग में है, ट्रेडिंग में दिखाओ, P&L में है तो P&L में दिखाओ, बैलेंस शीट में जरूर जाएगा, ऑलमोस्ट जाता ही है, तो आपको वहां पे भी दिखा देना है। और इसके बाद में ट्रायल बैलेंस को टच करो। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को अभी छूना ही नहीं है, अभी हमको एडजस्टमेंट खत्म करना है। जैसे सबसे पहले मेरे पास है स्टॉक एट द एंड 60,000, तो मैं स्टॉक को क्या क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे पता है कि क्लोजिंग स्टॉक 60,000 का ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। दूसरी चीज कहां आता है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, एसेट साइड आता है। हमारा पहला एडजस्टमेंट खत्म हो गया, हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट इजीली हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है, पहले एडजस्टमेंट में बढ़िया सा आप एक मार्क कर दो कि भैया इसको अब देखना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है इधर। दूसरा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स बाय 10%। अब हमको देखना पड़ेगा फिक्स एसेट्स कौन कौन सी है, तो देख लेते हैं। फिक्स एसेट्स हमारे पास ऑलरेडी फिक्स एसेट्स के नाम से दे रखी है 3 लाख। फिक्स एसेट्स पे 10% का डेप्रिसिएशन है, तो सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन को कहां पे लिखूंगा, P&L अकाउंट पे। तो यहीं पे मैं शुरू करता हूं, एक लाइन आप यहाँ पे छोड़ दें ताकि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कुछ भी आ सकता है, तो एक लाइन के लिए स्पेस यहाँ पर आप टॉप में छोड़ देंगे और इसके बाद नोट करना शुरू करेंगे। सॉरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। ठीक है, 3 लाख की एसेट्स
और 3 लाख का 10% कितना होता है? 30,000। ये हमने एडजस्टमेंट नोट कर दिया। एक एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में हमारी जो फिक्स एसेट्स हैं, मैं फिक्स एसेट्स की वैल्यू को नोट ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन नोट कर रहा हूं। कितना? 30,000। ठीक है, सो दैट जब मैं ट्रायल बैलेंस उठाऊंगा सीधा 1 बाय 1 वैल्यू उसको मैं लिखता जाऊंगा। वो अलग बात है, अभी प्रैक्टिस आपको करना है तो कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं चीजों को इजी लेके चल रहा हूं। ये भी खत्म हो गया, डबल इफेक्ट हमने दिखा दिए। तीसरा, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 2000। कमीशन अर्न कर लिया गया बट रिसीव नहीं हुआ। अब यहां पर आप खुद देख सकते हैं कमीशन किस साइड दिया है, क्रेडिट साइड दिया है। तो कमीशन को हम कहां पे नोट करते हैं? क्रेडिट साइड। इनकम है, देखो जो भी नॉमिनल अकाउंट है वो सारे ट्रेडिंग P&L में जाएंगे, गुड्स रिलेटेड आइटम ट्रेडिंग में जाएंगे, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहां पर जाएंगे। इसमें मेरा अक्रूड कमीशन 2000 रुपीज मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है, दूसरा ये मेरा बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा, तो अक्रूड कमीशन इज माय एसेट। अक्रूड कमीशन मेरा कितना है? एसेट है 2000, ये मैंने सीधा बाहर लिख दिया। फिर ये भी खत्म हो गया हमारा एडजस्टमेंट। चौथा क्या है? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। हमें 1,000 रुपए का रेंट मिल गया, ये हमारा एडवांस रेंट अगर मिलता है तो ये हमारी इनकम से माइनस होगा, जो भी रेंट होगा उसमें से माइनस होगा। कितना एडवांस मिल गया हमको? 1,000। और जब एडवांस में रेंट मिलता है तो वो आपकी क्या बन जाता है? लाइबिलिटी बन जाता है। तो हम इसको, ऊपर का स्पेस मैंने रिजर्व रखा है कैपिटल के लिए। कितना? 1,000। यहां पर हम जो है वो कैपिटल को डिस्कस करेंगे। अब ये वाला एडजस्टमेंट भी आपका हो गया। कंफ्यूजन एकदम खत्म होती जा रही है हर एक चीज को, बस फिर इसको देखना ही नहीं है। एडजस्टमेंट एक बार अच्छे से कर लो, इसको बाद देखना ही नहीं है। अलाउड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्ज 900 एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। भाई हमारे पास कैपिटल कितनी है? 2,50,000 की है, तो 2,50,000 पे पहले हम इंटरेस्ट देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया, क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, 2,50,000 का 8% कितना हो जाएगा? 20,000। ठीक है, दूसरा, इसी को मैं क्या करूंगा? कैपिटल में प्लस कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 20,000। ठीक, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं माइनस कर दूंगा, जस्ट अपोजिट ट्रीटमेंट। 900 था क्वेश्चन में, खुद बोल रखा है, इतना मैंने कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ P&L में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा। कितना? 900। बस अब आप देख लीजिए, सारे एडजस्टमेंट फिनिश, ओवर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस देखना है। 1 बाय 1 मैंने क्या बोला? ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज लिखी है वो सिर्फ एक ही जगह आएगी, या तो ट्रेडिंग P&L में या बैलेंस शीट में। ठीक है, ट्रेडिंग P&L में, ट्रेडिंग में अकाउंट आएंगे, गुड्स रिलेटेड P&L में अकाउंट आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स, एंड ट्रेडिंग में एक चीज और आती है, डायरेक्ट नेचर के सारे खर्चे। ठीक है, बैलेंस शीट में जितने भी रियल अकाउंट्स हैं वो एसेट साइड, और जितने भी पर्सनल अकाउंट जिनके क्रेडिट बैलेंस है वो लाइबिलिटी साइड, और डेबिट बैलेंस जिनके पर्सनल अकाउंट है वो हमारे एसेट्स होते हैं। सबसे पहले परचेज एंड सेल, गुड्स रिलेटेड अकाउंट है। परचेज, सर इसमें से परचेज कौन सा, सेल कौन सा? फिलहाल में तो समझ में आ रहा है, अगर ये उल्टा भी लिखा रहा है तो आपको याद रखना है कि भाई डेबिट बैलेंस होता है परचेज का। परचेज 2,75,000 है, तो परचेज कहां आएगा? परचेज आएगा यहां पे 2,75,000। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इसको कलर को चेंज करता हूं सो दैट आपको समझ में आए कि मैंने एडजस्टमेंट कहां कहां किए। ठीक है, मैंने ये लिखा परचेज। अब परचेज से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो हम सीधा बाहर नोट करते जाते हैं। ठीक है सर, हमने तो परचेज में से परचेज रिटर्न हमने माइनस करते हुए देखा है। अगर आप परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर लो या फिर अपोजिट साइड लिखो, बात बराबर है। तो मैं अक्सर जब मैं अपने तरीके से करता हूँ क्वेश्चन को, तो मैं हमेशा मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को कि अब आप सिर्फ ट्रायल बैलेंस को देख रहे हो तो ढूंढो मत कि परचेज रिटर्न कहाँ है, वो खुद ब खुद आ जाएगा, हम नोट कर देंगे। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 बस देखते जाएंगे। परचेज इतना था, सेल 520 था, सेल्स को कहां पे नोट करना है? यहां पे नोट करो, सेल्स 5,20,000। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न इनवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न अब कहां पर हम नोट कर देंगे? सेल्स यहां, तो सेल्स रिटर्न को यहां पर। ठीक है, रिटर्न्स इनवर्ड्स कितनी है? 15,000। आप सेल से भी माइनस कर सकते थे, हम 1 बाय 1 देखते चले जाते हैं। रिटर्न आउटवर्ड्स 9,000, रिटर्न आउटवर्ड्स को यहां पे लिखो। सर आपने तो अलग ही गंगा बहा दी भैया, अगर आप रिटर्न इनवर्ड्स को अपोजिट साइड लिखो या परचेस में से माइनस करो, बोथ आर सेम। ठीक है,
ओके नेक्स्ट, ये भी हो गया। इससे क्या होता है, हमें अमाउंट ढूंढने नहीं पड़ेंगे। कैरिएज, कैरिएज बाय डिफॉल्ट कैरिएज कुछ नहीं लिखा है, तो डायरेक्ट नेचर का खर्चा होगा 12,400। ठीक है, 12,400। ठीक है, ये भी हो गया। वेजेस एंड सैलरी, अब देखो अगर सैलरी एंड वेजेस दिया रहेगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा, वेजेस एंड सैलरी दिया है तो ये क्या होगा, डायरेक्ट नेचर का खर्चा होगा 58,600। ठीक है, अब हमको नहीं पता ना कि कितना वेज है इसमें, कितना सैलरी है, तो हम तो पहले वर्ड को हम देखेंगे कि मेजर पोर्शन इसमें क्या होगा, वेजेस का होगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये ट्रेड से रिलेटेड है, इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं 2,200। ठीक है, नेक्स्ट रेंट 13,000, रेंट ऑलरेडी हम कहीं पे लिख चुके हैं, बिल्कुल लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं 13,000 का रेंट, इसमें से 1,000 का माइनस होकर सीधा 12,000 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमको देखना ही नहीं पड़ता। इंश्योरेंस क्या है, 2,000 रुपए का इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 2,000 रुपए का। ठीक है, फिर क्या है, ऑडिट फीस 1,200 रुपए की है। ऑडिट फी 1,200 रुपए की होगी। डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर हमारे एसेट्स में और क्रेडिटर हमारे लाइबिलिटी में, तो डेटर्स हैं 1,10,000 और क्रेडिटर कितने हैं, 62,000, आई थिंक 62,200, 62,100। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ये भी हो गया। बिल्स रिसेबल एंड बिल्स पेबल नॉर्मली सिलेबस में है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए बिल्स रिसेबल एसेट्स होते हैं, बिल्स पेबल लाइबिलिटी होते हैं। तो बिल्स रिसेबल हमारे पास कितने का है, बिल्स रिसेबल 3,300 और 2,200, उल्टा है बिल्कुल। एंड बिल्स पेबल 2,200। ठीक है, ये हमारा लाइबिलिटी हो गया। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 5,500, ये खर्चा है 5,500। ठीक है, प्रिंटिंग के बाद नेक्स्ट क्या है, कमीशन, कमीशन 8,000 रुपीज का है, तो कमीशन ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। 8,000 में अगर आप 2,000 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000। हमने ढूंढा ही नहीं था स्टार्टिंग में, हमें पता था कमीशन कहीं ना कहीं तो होगा, हमने लिखा ही नहीं उसको, बस अब उसको एडजस्टमेंट को पूरा कर दिया। नेक्स्ट क्या था, ओपनिंग स्टॉक 36,000, ये जगह हमने छोड़ रखी है, हमें पता है ओपनिंग स्टॉक जरूर होगा, लेकिन क्या हमेशा ऐसा जरूरी है कि होगा ही होगा, नहीं। अगर बिजनेस पहले साल हमने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो ओपनिंग स्टॉक 0 माना जाता है, जो कुछ होगा वो परचेज होगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक के बाद कैश इन हैंड 19,800, ये हमारी बैलेंस शीट में आ जाएंगे। कैश इन हैंड, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैश इन हैंड के बाद नेक्स्ट है हमारा कैश एट बैंक 26,800। 26,800। ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा, इजीली बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बैंक लोन 20,000 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है, बैंक लोन। ठीक है, नेक्स्ट बैंक लोन के बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन 1,500। सर कुछ ड्यू रहा तो हमें नहीं पता कितना ड्यू रहेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है तो हम अंदाजा लगाते हैं, बट 1,500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन है, P&L में डेबिट कर दो। ठीक, 1,500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट कैपिटल 2,50,000 की, कैपिटल का मैंने जो क्लॉज यहां पर कॉलम खाली रखा है, ये रहा 2,50,000 यहां पर मेंशन कर दिया। इसके बाद ड्राइंग 15,000 की है, ड्राइंग 15,000 की है, इसमें से माइनस करूंगा, ड्राइंग को माइनस कर लूंगा, और फिक्स एसेट्स 3 लाख रुपए की है, उसको यहां पर मेंशन करूंगा, उसमें से डेप माइनस करने के बाद 2,70,000। हर एक एडजस्टमेंट को खत्म किया हमने, और अब यहां पर आपने देख लिया कि हर चीज किसी एक ही जगह पर नोट की जाती है। तो यहां पर आपने देखा कि हमने सारे के सारे अकाउंट्स को किस तरीके से 1 बाय 1 मेंशन कर लिया है। अब फटाफट हम लोग जीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। जीपी कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले दोनों साइड का टोटल करना होता है, तो ये कितना हो गया, 580, 589, 5,89,000। ठीक है,
589 माइनस इसमें से कितना 36,000 माइनस ये कितना हो जाएगा 80, 290, 2,90,000 माइनस 12,400 माइनस 1,92,000 दैट्स योर जीपी। ये क्या आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल करेंगे 589,000। अब इस जीपी को हम यहां पे लेके चलेंगे। ये आ गया अपना जीपी 1,92,000। अब इस 192 को हम टोटल करेंगे, उसमें से ये सारे खर्चे माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। प्लस कर लेते हैं 192 में 10,000, 12, 22, 22,900 तो 2,14,900। वैसे आपको टोटल जो है अलग अलग करना है और फिर देखना है, कई बार ऐसा भी होता है कि लॉस आ जाता है, तो टोटल अलग अलग करें। फिलहाल में प्रॉफिट ही आएगा, दिख रहा है क्वेश्चन में कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है डेबिट साइड। 50, 52,200 माइनस 2, 3, 200, 3, 5, 3, 8, 8, 700, ये कितना हो गया 6, 7, 7, 2, 9, 10, 10, 200, 1,52,000, 1,52,500 दैट्स योर नेट प्रॉफिट। ओके, तो अब क्या करेंगे हम इस प्रॉफिट को 1,52,000 को अपना कैपिटल में प्लस कर देते हैं। बस 1,52,500 यहां पर हम प्लस करेंगे। इसके बाद हम टोटल लगाते हैं, इसका कितना आ रहा है 2,70,000 प्लस 152,500 माइनस 15,900 4,06,600। अब सारे आइटम्स को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 63,100 प्लस 22,200 4,91,900। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। $4,91,900। इस साइड का भी आपको टोटल करना है और इस साइड का भी टोटल आपका इतना ही आएगा 3,30,000 प्लस 1,15,300 प्लस 19,800 प्लस 26,800। यस, आपका टोटल आ रहा है 4,91,900। यहाँ पर आपने देखा कि आपका बैलेंस शीट इजीली टैली हो गया, जैसा कि होना ही चाहिए था। आपको बस क्या करना है, इंश्योर करना है विद एडजस्टमेंट में हर एक चीज़ के डुअल इफेक्ट आपको डालने हैं। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट उठाने हैं, एडजस्टमेंट उठा के उनके डुअल इफेक्ट डालने हैं। हर एक चीज़ को दो जगह दिखना है, ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। जहाँ जहाँ आएंगे उनके इफेक्ट्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखकर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, तीनों चीज़ों को साथ में रख के। इसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस में कोई भी चीज़ दो जगह नहीं आएंगी। जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं वो ट्रेडिंग P&L में आएंगे। डेबिट वाले आइटम डेबिट साइड ही आते हैं, डेबिट बैलेंस वाले आइटम P&L अकाउंट में एंड ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ही आते हैं। गुड्स रिलेटेड अकाउंट होंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो P&L अकाउंट में डेबिट साइड, इनडायरेक्ट इनकम होंगी तो P&L में क्रेडिट साइड, गुड्स अकाउंट होंगे जिनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं तो वो P&L ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। जितने भी रियल एंड पर्सनल अकाउंट बचते हैं, ऑल डेबिट बैलेंस ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट एसेट्स होते हैं, ऑल क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट लाइबिलिटी होते हैं। उनको हमको बैलेंस शीट में लिख देना है। बस आपका बैलेंस शीट प्रॉपर टैली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं इंश्योर करता हूँ। होप सो कि आपको ये वन शॉट वीडियो ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, कौन से चैप्टर पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।